हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी, मेरे बसंत को ये किसकी नजर लग गई। तो आइए सुनते हैं। मम्मी जी, शहद घुली आवाज कानों में पड़ी और मन प्रसन्न हो गया। पता नहीं महिलाएं बेटे की शादी को लेकर इतनी तनावग्रस्त क्यों रहती हैं। मेरे घर में तो चेतन की शादी के बाद रौनक हो गई है। दिन भर मन और घर खिला खिला सा रहता है। शहद सी मीठी आवाज, पायल की रुनझुन और खनकती चूड़ियां कानों में रस घोलती रहती है। मम्मी जी, एक बात पूछनी थी। बोलो बेटे, मैंने स्नेह सिक्त स्वर में पूछा। मेरी मौसी के देवर एक इंटरव्यू में यहाँ आ रहे हैं। अगर वे अपने यहाँ रुकना चाहें तो? चाहे तो का क्या मतलब? उन्हें यहीं रुकना है। अपना घर होते हुए वे कहीं और क्यों रुकेंगे? मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूं। वो तो खैर अच्छा किया, पर घर तुम्हारा भी है बेटा, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। अच्छा, अब एक काम करो, माया को साथ लेकर जरा गेस्ट रूम की सफाई करवा लो, चादरें वगैरह बदल डालो, बाथरूम में साफ तौलिया, नया साबुन, टूथपेस्ट वगैरह रखवा दो, बाल्टियां भी एक बार धुलवा लो। वह खुशी खुशी चली गई। उसने खुद ही कमरा ठीक कर दिया। माया के लिए सिर्फ झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया। सुचिता की यही आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें जरा भी आलस नहीं है। बड़े परिवार से आई है तो काम की आदत है, कहती भी है। अपने यहाँ तो काम जैसा कोई काम ही नहीं है। नाश्ते के समय चेतन ने कहा, माँ, शुचि के कोई रिश्तेदार इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा, नो प्रॉब्लम, बस एक बार माँ से पूछ लो। मन खुश हो गया। मैं घर की मुखिया हूँ, इस बात का एहसास वे जब तब दिलाते रहते हैं। अच्छा लगता है। 2 दिन बाद मेहमान आ गए। सुचिता बड़ी खुश थी। स्वाभाविक था, शादी के बाद पहली बार उसके पीहर से कोई आ रहा था। पीहर से उसका लगाव वैसे भी कम ही लग रहा था। शादी के बाद सिर्फ एक बार राखी पर गई थी। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता था। नई ब्याहुली का मन तो पीहर में ही रखा रहता है। चेतन कहता है, यहाँ तुम्हारा सारा लाड़ दुलार उस पर बरसता है। वहां 5 भाई बहनों में उसके हिस्से कितना आता होगा। मौसी के देवर, मुझे तो लगा था कोई अधेड़ व्यक्ति होगा, पर ये तो बिल्कुल लड़का सा था, एकदम चेतन जैसा। उसे आप कहने का भी मन नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद ही कहा, आंटी, आप तो मुझे मेरे नाम से श्रीकांत कहकर ही बुलाइए। बड़ा अच्छा लड़का था, एकदम मस्त मौला। 2 दिन खूब रौनक रही। इंटरव्यू के बाद ये लोग पिक्चर भी गए, होटल भी गए। वह सुचिता के लिए खूब प्यारी सी साड़ी भी लाया था। मतलब उम्र कम थी, फिर भी व्यवहार ज्ञान अच्छा था। जिस दिन उसे जाना था, चेतन ने कहा, सुची, मैं श्री को स्टेशन छोड़ने नहीं जा पाऊंगा। एक जरूरी मीटिंग है, तुम चली जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा। शुचि स्टेशन गई हुई थी जब उसकी माँ का फोन आया। बहन जी, शुचि कहाँ है? कब से फोन लगा रही हूँ, उठा नहीं रही है। आपकी बहन के देवर आए हुए थे, उन्हें छोड़ने स्टेशन गई है। वहां प्लेटफॉर्म के शोर शराबे में उसे फोन सुनाई नहीं दिया होगा। वापिस आएगी तो बात करा दूंगी। बहन के देवर? कौन? श्रीकांत? ओह, उन्होंने जैसे एक उशांस भरी। ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगी, और फोन रख दिया। अच्छा नहीं लगा। अरे, जब फोन किया ही था तो हमारी भी कुशल क्षेम पूछ लेती कि सारा रिश्ता सिर्फ बेटी से ही है। दूसरे दिन सुबह पूजा पर बैठने से पहले मैं गेट का ताला खोलने गई। उसी समय एक ऑटो आकर रुका।
सुचिता के बड़े भाई थे। आइए आइए, मैंने स्वागत करते हुए कहा। आपने खबर कर दी होती, चेतन स्टेशन आ जाता। एकदम ही प्रोग्राम बन गया। इंदौर एक मीटिंग में जाना था, सोचा मिलते हुए निकल जाऊंगा। स्वाभाविक ही था, उसी शहर में आकर बिना मिले कैसे लौट जाते। मैं उन्हें सीधे गेस्ट रूम में ले गई। आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। बच्चे तो देर से नीचे उतरेंगे। एक कप चाय बनने में देरी कितनी लगती है। चाय छान कर मैं इंतजार करती रही। बड़ा असमंजस था। मुझे पूजा पर बैठना था, पर उनका इंतजार भी जरूरी था। हो सकता है नहा धोकर ही बाहर आए। उन्हें तुरंत निकलना भी तो था। मैंने सोचा, भगवान कहाँ भागे जा रहे हैं, मेहमानों का स्वागत ज्यादा जरूरी है। मैंने तुरंत कढ़ाई चढ़ा दी और फटाफट हलवा सेक लिया। अपने भाई के लिए वही नाश्ता बनाए, यह अच्छा थोड़े ही लगता है। हलवे के बाद मैं नमकीन पुड़िया उतारने की सोची रही थी कि सुचिता नीचे आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे भाई साहब आए हैं। अपनी चाय बाद में बनाना, पहले उन्हें चाय दे आओ और चेतन से कहना जल्दी तैयार होकर आ जाए। वे शायद तुरंत ही निकलने वाले हैं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वह गेस्ट रूम में चली गई थी। चाय वहीं छूट गई थी। मैंने सोचा, मैं ही दे आती हूँ, क्या फर्क पड़ता है। दरवाजा बंद था। भीतर से सुचिता की तल्ख आवाज आ रही थी। ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा यह मैं तय करूंगी। यहाँ आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। चुपचाप वहां से लौट आई। विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सुचिता की आवाज है। फिर किचन उसके भरोसे छोड़कर मैं पूजा करने चली गई। बाहर की आवाजें कानों से टकराती रही। कुछ देर बाद चेतन नीचे आया। तीनों ने नाश्ता किया। फिर उसके भाई ने पूजा घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, माताजी प्रणाम करता हूँ, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा बेटा, अगली बार आओ तो बहू रानी को भी साथ लाना। माँ, मैं भाई साहब के साथ ही निकल रहा हूँ, उन्हें टैक्सी में बिठाकर ऑफिस निकल जाऊंगा, चेतन ने कहा। उसके बाद ही मेरा पूजा में मन लग सका। 1-1.5 घंटे बाद जब मैं बाहर आई, देखा सुचिता पत्थर की मोटी सी डाइनिंग चेयर पर बैठी है। उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। उसी अजीब सी आवाज में उसने मुझसे कहा, आपने चुगली की थी? हे भगवान, इस उम्र में यह भी सुनना था। श्री के आने की बात आगरा कैसे पहुंची? उसने कठोर स्वर में पूछा, जैसे मुझे क्रॉस एग्जामिन कर रही हो। तुम्हें बताया नहीं था कि कल तुम्हारी माँ का फोन आया था? तुम मोबाइल नहीं उठा रही थी, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पर फोन किया था। उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि मेहमान को छोड़ने स्टेशन गई है। उन्होंने नाम पूछा तो मैंने बता दिया। इसमें चुगली कैसे हो गई? अनजाने ही मेरी आवाज भी थोड़ी सख्त हो गई थी। सॉरी, उसने कहा और कमरे में चली गई। बाद में फुर्सत से बैठकर मैं इस बात के कार्य कारण भाव पर विचार करती रही। श्रीकांत का नाम सुनते ही उसकी माँ का यूं अचानक चुप हो जाना, उसके भाई का तुरंत फुरत यहाँ चले आना, सुचिता का भाई से बदतमीजी से पेश आना और अंत में मुझ पर यह चुगली का आरोप। यह सब क्या है? कौन है यह श्रीकांत? उसके यहाँ आने से ये लोग खफा क्यों हैं? मन हुआ चेतन से अकेले में बात करूं, पर शाम को रोज की तरह घूमने जाते हुए वे वैसे ही खुश नजर आ रहे थे। उनकी खुशी में खलल डालने का मन नहीं हुआ। हो सकता है मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूं। मेरी कल्पना जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। अगले 8-10 दिन सामान्य से गुजरे। मैं वह बात मन से निकालने का भरसक प्रयास करती रही। फिर एक दिन उसने पूछा, मम्मी जी, मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लूं?
घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। चेतन सचमुच बहुत बिजी रहता है और महीने में 10-12 दिन तो उसका टूर ही लगा रहता है। वह सचमुच बोर हो रही होगी। जब घर में बच्चे आ जाएंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। पर इस समय तो दिन पहाड़ सा लगता होगा। फिर एक दिन उसने पूछा, मम्मी जी, मैं ड्राइविंग सीख लूं? ये घर पर नहीं रहते हैं तो गाड़ी बेकार खड़ी रहती है। उसका कहना ठीक ही था। चेतन की अनुपस्थिति में गाड़ी सचमुच बेकार पड़ी रहती है। सुचिता को कहीं जाना होता है तो मैं ऑटो बुला देती हूँ। जवान जहान बहू को ड्राइवर के साथ अकेले भेजते डर लगता है। ड्राइविंग के लिए भी मैंने कह दिया कि या तो चेतन से सीखो या ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर लो। उसने ट्रेनिंग स्कूल को ही तरजीह दी। बोली, आपके बेटे में जरा भी पेशेंस नहीं है। इतना चिल्लाते हैं कि एक्सीडेंट ना हो तो हो जाए। एक बार हमेशा की तरह चेतन टूर पर था। उसके दोस्त प्रवीण का फोन आया। आंटी, चेतन कहाँ है? कानपुर गया है, परसों लौटेगा। भाभी तो होगी, उनसे बात करवा दीजिए। भाभी तो सहेलियों के साथ पिक्चर गई है। इतनी जल्दी भाभी ने यहाँ सहेलियां भी बना ली? इतनी जल्दी कैसे? शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं। प्रवीण थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दरअसल भाभी को मैंने सीहोर में देखा था, इसलिए पूछ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा प्रवीण का इस तरह मेरी बहू के बारे में पतासाजी करना। एक अनाधिकार चेष्टा थी, इसलिए मैंने बड़े ही लापरवाह अंदाज में कहा, लड़कियां हैं, उनका कब क्या मूड हो जाए पता नहीं चलता। सुचिता ने मेरे पूछने पर ठीक इसी लापरवाह अंदाज में जवाब दिया था। हम लोगों का एन वक्त पर प्लान चेंज हो गया। सीहोर में एक खूब सुंदर पिक्चर हॉल बना है, वहीं चले गए। एक बार प्रवीण ने उसे पेट्रोल पंप पर भी देखा। गाड़ी अपनी थी पर चलाने वाला कोई और था। उस दिन भी मैंने उसे ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। कहा, बेटा, तुमने मुझसे कहा ठीक है, पर चेतन से मत बताना। कभी कभी जरा सी बात से रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। मैंने प्रवीण से तो कह दिया, पर खुद चिंता में डूब गई थी। सुचिता से जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं हुई। चेतन से कहने की तो बिल्कुल भी नहीं। चुगली वाला घाव अभी ताजा था और कसक रहा था। एक दिन चेतन ड्राइवर को डांट रहा था, कितनी सिगरेट पीने लगे हो आजकल तुम? पूरी गाड़ी में स्मेल आ रही है। कम से कम स्प्रे तो ठीक से मारा करो। ड्राइवर बेचारा कसमें खाता रहा कि वह गाड़ी में कभी सिगरेट नहीं पीता, पर चेतन को विश्वास नहीं हुआ। उस समय मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो गई थी, पर सच बोलने का साहस नहीं हुआ। अपनी सोने की सी गृहस्थी में आग लगाने का मन नहीं हुआ। चेतन जब भी टूर पर होता, वह दिन भर को बाहर निकल जाती। हर बार कोई नया बहाना होता। मैं उस बहाने की सच्चाई जानते हुए भी छटपटा कर रह जाती। स्नेहमयी समझदार सास का मुखौटा मुझे अब भारी लगने लगा था। उसे उतार फेंकने की इच्छा होने लगी थी। एक दिन इसी तरह तफरी से लौट कर आई और मेरे सामने तन कर खड़ी हो गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर गराकर बोली, आपने क्या प्रवीण भैया को मेरी जासूसी के लिए तैनात किया हुआ है? मतलब आजकल हर कहीं मुझसे टकराने लगे हैं। हर कहीं मतलब हर कहीं। उसकी मुख मुद्रा एकदम कठोर हो गई थी। ऐसे भोली क्यों बन रही हैं? वे आपको रिपोर्ट नहीं करते क्या? फिर वह मेरे सामने कुर्सी पर तनकर बैठ गई और अत्यंत कड़वे स्वर में बोली, माताश्री, आज आप सच्चाई जान ही ले तो अच्छा हो। फिर मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊंगी और मैं भी चैन से सो सकूंगी। यह शादी मुझ पर
जबरन थोपी गई है। अपने तानाशाह भाई के जेल से छूटने का यह एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। अब मैं उन लोगों को इस जबरदस्ती का मजा चखाना चाहती हूँ। उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? वे तो अपने कर्तव्य से निवृत्त हो चुके हैं। सजा तो हम लोगों को, मेरे मासूम निरपराध बेटे को मिल रही है। मैं मजबूर हूं, पर मैं श्रीकांत को किसी हालत में छोड़ नहीं सकती। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए। अगर यह बात चेतन तक पहुंची तो मैं सुसाइड कर लूंगी और आप दोनों को दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसा दूंगी। यह बात कहते हुए उसकी मुख मुद्रा इतनी विकृत हो गई थी जैसे उसका लावण्य ही किसी ने सोख लिया हो। मैं बुरी तरह सहम गई थी। मेरी छुई मुई सी सुशील शालीन बहू कहाँ तिरोहित हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने धमकी दी थी और वह उस पर अमल भी कर सकती थी। अखबार में रोज ही तो इस तरह की खबरें आती है। बेकसूर लोग नाहक कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं। इस उम्र में अब थाना कचहरी करने की इच्छा नहीं थी। जीवन भर की प्रतिष्ठा एक क्षण में धूल में मिल सकती थी। वैसे मुझे अपनी चिंता इतनी नहीं थी, पर बेटे का पूरा करियर ही दांव पर लग जाता, जिंदगी तबाह हो जाती। इस घटना के बाद वह और भी निर्द्वंद हो गई थी। उसे जैसे किसी का खौफ ही नहीं रहा था। पर मजे की बात यह थी कि चेतन के साथ उसका व्यवहार पहले जैसा ही था। जब तक वह घर में होता, वह पहले की तरह चहकती रहती, खिलखिलाती रहती। उसकी हंसी मेरे कलेजे पर हथौड़े की तरह पड़ती। अपनी जूठी देह लेकर वह मेरे बेटे के पास जा रही है, इस कल्पना मात्र से ही मेरे तन बदन सुलग उठता, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। उस दिन चेतन दिल्ली गया हुआ था। सुबह की फ्लाइट थी। 9 बजे सुचिता भी निकल गई। आजकल उसने कुछ पूछना या बताना छोड़ ही दिया था। मैं बरामदे में बैठकर माला फेर रही थी। माला क्या फेर रही थी, कबीर की पंक्तियां सार्थक कर रही थी। मनुआ तो चहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। करीब 10 बजे एक कार टैक्सी दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से चेतन उतरा। चेहरा बेहद थका सा था, रंग उड़ा हुआ। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? कोहरे के कारण प्लेन उतरा ही नहीं। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। सफर वाला बैग वहीं रखकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। सिर भारी हो गया है ना? सुबह सुबह ठंडी हवा लगी होगी, बेकार में आना जाना हो गया। थोड़ा लेट लोगे तो अच्छा लगेगा। मैं अदरक की चाय बना देती हूँ या बाम मल दूँ? ये सब काम तो तुम्हारी बहू को करना चाहिए, उसे आवाज दो ना। मुझे काटो तो खून नहीं। तभी गेट के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और मैंने राहत की सांस ली। मैं लपक कर दरवाजे पर गई। देखा, सुचिता नहीं, प्रवीण गेट खोलकर भीतर आ रहा था। चेतन आ गया? उसने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। हाँ, आ गया हूँ, चेतन ने जवाब दिया। वह कुर्सी से उठाया था। बोला, माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ, पर वे बता नहीं पा रही हैं। अब तुम ही बता दो, उनकी लाडली बहू इस समय कहाँ है? मैंने सिर नीचा कर लिया। प्रवीण बोला, आंटी को बताने से क्या फायदा है, वे हमेशा की तरह पर्दा डाल देंगी। क्यों माँ, ऐसा क्यों किया तुमने? चेतन की आवाज कांप रही थी। मुझसे ज्यादा प्यारी है बहू तुम्हें? उसने मुझे धमकी दी थी रे। कैसी धमकी? यही कि अगर यह बात मैंने तुम्हें बताई तो वह आत्महत्या कर लेगी और हम दोनों को दहेज हत्या में फंसा देगी।
उसने धमकी दी और तुम डर गई? डरना पड़ता है बेटा, समाज से, कानून से, बदनामी से डरना ही पड़ता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी, बची खुची जिंदगी सीखचों में गुजार लेती, पर मुझे तुम्हारी चिंता थी। बेटा, तुम्हारा तो करियर चौपट हो जाता। कोर्ट जब तक हमें बाइज्जत बरी करता, हम लोग तबाह हो गए होते। चेतन, ये बातें बाद में भी होती रहेगी। गेट रेडी, वे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। कौन लोग? मेरे कुछ दोस्त हैं। हमें कुछ गवाह भी तो चाहिए ना। किस लिए? आज जानती है आंटी क्या हुआ? उसने मेरे प्रश्न को नजरअंदाज करते हुए कहा। शहर के बाहर हाईवे पर एक रेनबो नामक होटल है, जानती हैं? वहां आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी। गाड़ियां मेहमानों को लेने एयरपोर्ट गई हुई थी और मैं होटल में सारी व्यवस्था देख रहा था। सारे काम निपटाकर मैं लॉबी में बैठा मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा जरा लंबी हो गई थी क्योंकि फ्लाइट लेट हो रही थी। तभी मैंने भाभी को देखा। अभ्यस्त कदमों से वे काउंटर पर आई। क्लर्क ने परिचित मुस्कान के साथ उन्हें चाबियां सौंपी और वे ऊपर चली गईं। मैं समझ गया कि चेतन बाहर गया होगा, दिल्ली जाने की कह भी रहा था। तभी खबर आई कि कोहरे के कारण विमान आज उतरा ही नहीं, ओवरफ्लाई कर गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। मेंबर्स के लिए कमरे रिजर्व किए हुए थे। बुकिंग कैंसिल करने के लिए मैं काउंटर पर गया। मैंने रजिस्टर पर नजर दौड़ाई। एस श्रीकांत के नाम से एक कमरा बुक था। भले आदमी ने नाम छुपाने की भी जरूरत नहीं समझी। सो कॉन्फिडेंट। मैंने तुरंत चेतन को फोन लगाया। जैसा कि मेरा अंदाजा था, फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वह घर लौट रहा था। मैंने संक्षेप में उसे सब कुछ बता दिया। एक न एक दिन तो पता तो चलना ही था। सुनर द वेटर, चलो, पीछे से चेतन ने आवाज दी। जब तक मैं कुछ पूछती, वे दोनों सीढ़ियां उतर चुके थे। मैं कहना चाह रही थी कि कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना, पर मौका ही नहीं मिला। मैं सीढ़ियां उतरती तब तक वे गेट पर पहुंच चुके थे और अगले ही क्षण गाड़ी धूल उड़ाती आंखों से ओझल हो गई थी। उसके बाद जो धमाका हुआ है वह अवर्णनीय ही था। चेतन, प्रवीण और उसके कुछ वर्दीधारी साथियों ने होटल पर धावा बोला था। कमरा नंबर 402 जबरदस्ती खुलवाया गया। दोनों पहले तो सकपका गए, पर बाद में सुचिता ने बड़ी दिलेरी से काम लिया। साफ कह दिया कि वह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और अब वह तलाक चाहती है। उसकी दिलेरी से श्रीकांत की भी प्राण रक्षा हो गई। सुचिता बालिग थी और अपनी मर्जी से वहां पहुंची थी। प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता था। इसके बाद क्या हुआ, उन दोनों को कहाँ रखा गया, यह सब किसी ने मुझे बताया नहीं मैंने पूछने की जरूरत समझी। यह अध्याय मेरे लिए एक तरह से समाप्ति हो गया था। उसके घर वालों को खबर तो करनी ही थी। माँ बेटे दोनों तीर की तरह दौड़े आए। माँ जार जार रो रही थी और भाई गरज रहा था। कहाँ है वह अक्लमुही? मेरे सामने लाइए जरा, अभी उसकी गर्दन मरोड़ कर आपके हाथ में देता हूं। मैंने कहा, भैया, हमारे लिए तो वह वैसे ही मरे के समान है, आप क्यों हत्या मोल लेते हो? वह बदमाश कहाँ है बताइए, मैं अभी उसे गोली मार दूंगा। तब तक शोर सुनकर चेतन नीचे उतर आया था। थके हुए स्वर में बोला, भाई साहब, जब तक तलाक नहीं हो जाता सुचिता मेरी जिम्मेदारी है। उसकी हिफाजत मेरा फर्ज है, इसलिए फितूर दिल से निकाल दीजिए। रही श्रीकांत की बात, तो उसने पहले ही अर्जी दे रखी है कि उसकी जान को आप लोगों से खतरा है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे धोखेबाज आदमी को भी सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। कमाल है। आप जैसे देवता स्वरूप लोगों के साथ उसने धोखा उसने नहीं,
आपने किया है हमारे साथ। इतना बड़ा झूठ आपने हमारे गले मर दिया। अब मेरा अभागा बेटा जिंदगी भर इस अभिशाप को ढोता रहेगा। मेरी बात से उनका गर्जन तर्जन थम गया और थोड़ी देर बाद वे लोग लुटे पीटे से चले गए। मैंने राहत की सांस ली। प्रवीण से शायद उनका गेट पर ही सामना हो गया था, इसलिए आते ही बोला, ये भाभी के भाई साहब थे ना? शादी में देखा था। यहाँ किस लिए आए थे? बेटी का सयप्पा करने। तभी ना चेहरे इतने उतरे हुए थे। आंटी, वी आर लकी कि आज बाजी अपने हाथ में है, नहीं तो इनके तेवर दूसरे होते। हमारे लक के क्या कहने। वाह, सच कह रहा हूं आंटी, हम लोगों को बहुत सस्ते में छुटकारा मिल गया। वी आर रियली लकी, नहीं तो ये तलाक के मुकदमे खून निचोड़ लेते हैं। उसने चेतन की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, चीयर अप माय बॉय, जो हुआ उसे भूल जाओ, जो नहीं हुआ उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। कुछ भी हो सकता था। प्रवीण, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता रे कि ये वही लड़की है जिसने मेरे घर आंगन को खुशियों से भर दिया था। कभी लगा ही नहीं था कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। वे 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। वह सब नाटक था आंटी, आप लोगों का विश्वास जीतने की साजिश थी। एकदम ही बगावत पर उतर आती तो काम कैसे चलता? आप लोगों की भलमनसाहत को खूब जांच परखने के बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाया। अब क्या होगा? जो भी होगा हमारे पक्ष में ही होगा। अच्छा, अब चलता हूं। सुबह तैयार रहना, उसने चेतन की पीठ थपथपाते हुए कहा। वकील के यहाँ जाना है। प्रवीण के जाने के बाद वहां कितनी देर मौन पसरा रहा। चेतन उसी तरह दोनों हाथों में सिर दिए बैठा रहा। आखिर मुझसे नहीं रहा गया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, अब सोचना छोड़ दो बेटा। सुना नहीं प्रवीण ने क्या कहा? हम लोगों को छुटकारा मिल गया है, वह भी आसानी से। मैंने छुटकारा कब चाहा था माँ? उसका वह कातर स्वर मेरे कलेजे को चीरता चला गया। बेटा, इतना सब होने के बाद भी? हाँ माँ, मैं उसका तिरस्कार नहीं कर पा रहा हूं। न मुझे उससे नफरत हो रही है, न उस पर क्रोध आ रहा है, क्योंकि नाटक उसने किया था, मैंने नहीं। मैंने तो जी जान से उसे चाहा था, सच्चे मन से प्यार किया था। बाहर पतझड़ की हवा चल रही थी, साए साए ध्वनि कर रही थी। वैसी ही धूल भरी आंधी भीतर भी चल रही थी, मेरे घर में, मेरे अंतर में और चेतन की सुनी आंखों में। मेरे बसंत को ये किसकी नजर लग गई? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।